ये कहाँ फंस गया। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अनुराग यादव। अभी हम पढ़ने वाले एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? तो ये एक नियम है, और कैसा नियम है? मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का। और कहाँ पे ज्ञात करते हैं? तो ऑरस्टेड ने बताया था। ऑरस्टेड ने क्या बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर मतलब अगर कोई भी तार है जिसमें धारा बह रहा हो, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एम्पियर के नियम से हम उसी को फाइंड करते हैं। किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर के चारों ओर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड याद करने के लिए किस नियम का यूज करते हैं? एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आया। ठीक है, एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। आराम से बैठिए, सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो इन्होंने बताया था कि अगर मतलब क्या बताया था कि ऐसे यहाँ पे हमें ऐसे करंट कैरिंग वायर है, तो इसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड याद करना है। तो एक ऐसा गोला बनाएंगे, मतलब ऐसा लूप बनाएंगे, ऐसा इमेजिन करेंगे। कैसा लूप? मान लीजिए इस पॉइंट पे याद करना है, तो इस पॉइंट को लेते हुए हमें एक लूप बनाना है। कहाँ पे? उस वायर के चारों ओर। ठीक है, बस इतना ही था। और इसके बाद जो करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। ऐसे मान लीजिए, ऐसे इन्होंने कहा, ऐसे कोई चालक तार है और इसके इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड याद करना है, तो ऐसे एक लूप बनाओ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया बन के लगता है। हाँ, और ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ऐसे यहाँ पे कोई डीएल लेंथ रहा होगा, डीएल ऐसे डीएल लंबाई का कोई ऐसे रहा होगा। ठीक है, डीएल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? आर है, मान लेते हैं इसे। ठीक है, और इसमें करंट किस बह रहा है? ऊपर की ओर बह रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर आई बह रहा है करंट। ठीक है, ऊपर या नीचे कोई भी आप ले सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। डीएल, यहाँ पे डीएल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए हमें इस इसमें करंट बह रहा है, तो करंट बह रहा है तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड याद करना है। इसके चारों ओर देखिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो हम सबको ऐड करेंगे। तो कैसे क्या ऐड करेंगे? ऐड करने का नियम क्या होता है? तो समेशन करते हैं या फिर क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन, लेकिन कैसा इंटीग्रेशन करेंगे? लीनियर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल क्या करेंगे? बी, इनका नियम लिख रहा हूँ, फिर इसका भी प्रूफ दूंगा, और इसके नियम से एक सूत्र भी प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ऐसे आप कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूँ। देखिए, ये ऐसे डंडा और गोला, ऐसे बी डी डॉट डी एल फिर म्यू नॉट आई, ऐसा। ठीक है, देखिए ये क्या है? लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल मतलब लाइन के अलोंग कर रहा है, लाइन के अलोंग करेगा तो लाइन इंटीग्रल। जैसे अगर, और यहाँ पे देखिए, अगर एरिया होता है तो यहाँ पे डी एस या डी ए होता, तो ये एरिया के अलोंग इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल करते। अगर बी होता तो वॉल्यूम के अलोंग करते। ठीक है, तो यहाँ पे डी एल है तो डी एल के अलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये है ना, अब देखिए हमें ये इतना लेके हमें ये इतना प्रूव करना है, लेकिन नियम क्या था? एक बार इसका परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर ऑन द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। क्या समझ में नहीं आया कुछ? कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने क्या बताया था कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका अगर लीनियर इंटीग्रल करेंगे तो वो हमेशा जो होगा लीनियर इंटीग्रल करेंगे। देखिए अगर ऐसे धारा है, इसके चारों तरफ जो लूप मानेंगे उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लीनियर इंटीग्रल करेंगे, तो क्या होगा? वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा। मतलब म्यू नॉट उसमें गुणा होगा और आई। अब आई का फंडा यहाँ पे समझ लेते हैं, आई का फंडा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे कर्व है। ठीक है, ऐसे है, और इसमें से मान लीजिए ऐसे दो ऐसे तार गए हैं। ठीक है, एक में I1 करंट बह रहा है, I1 करंट बह रहा है, और एक में I2 करंट बह रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ I बराबर यहाँ पे निकालो, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1
प्लस में I2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाला ऊपर I1 I2 ऊपर ना जाके नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। मतलब चिन्ह ध्यान देना है कि या किसी को भी ऊपर और किसी को एक को नीचे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर मानेंगे तो इसको नीचे मानेंगे, तो मतलब दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे तो घटेंगे और सेम साइड में रहेंगे तो जुड़ेंगे, बस इतना जान लो। समझ में आया क्या? हाँ। तो यहाँ पे जो आई होता है आई नेट लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आई सिमेशन भी ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आई नेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वही आई लिखूँगा जो मतलब आई है, ठीक है, आई लिख देता हूँ। देखिए आई है, समझ में आया? अब देखिए भाई इतना हो गया। अब हमें कुछ आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, मैं बताता हूँ सब कुछ, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमें वेक्टर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब वेक्टर क्या होता है ये भी नहीं पता, देखिए बता रहा हूँ। देखिए मैं क्या हूँ बताने के लिए, देखिए वेक्टर क्या होता है। देखिए वेक्टर एक किसी भी राशि को, सदिश राशि को दिखाने का एक तरीका है। क्या है? वेक्टर किसी भी सदिश राशि को दिखाने का तरीका है। सदिश क्या होता है ये भी नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। देखिए सदिश क्या होता है, जिसमें ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हाँ मान लीजिए ये दूर है, ठीक है। देखिए बॉटल है, मैं अगर कहूँ कि 5 न्यूटन का बल लगाओ बॉटल के ढक्कन पे और खोल दो, ठीक है, तो आप पहले तो एक बार इस तरह से लगाएंगे या इस तरह से लगाएंगे, तो 5 न्यूटन का लगाते जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको नहीं पता है, क्लॉक वाइज में रोटेट करना है कि एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं है, तो आप अगर कहीं उल्टे डायरेक्शन में कर दे, मतलब खोलने के लिए कोशिश कर दी, 5 न्यूटन का बल ऐसे लगाए जा रहे हैं तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में करना है, तो खुलेगा ही नहीं, मतलब आपका बल वेस्ट गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो खुल जाएगा बॉटल, ठीक है। तो बल तो सदिश राशि हुआ ना, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरत होती है, ठीक है। जैसे वो एक मूवी था नहीं, तो उसमें ओके के पेड़ के नीचे मतलब पैसा गड़ा हुआ था, तो उसमें अगर वो बता देता कि 5 मीटर दूरी पे इस दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है, मैं कौन होता, तो उसमें बता देता, तो वो जाके वहीं पे खोद के पा जाता। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया था, पूरा खोदना पड़ा था, ठीक है, उसी में टाइम वेस्ट हो गया था। तो ऐसा होता है। और अधिश राशि भी एक होती है। तो अधिश राशि क्या होती है, जिसको दिखाने के लिए दिशा रहे चाहे ना रहे, दिशा रहता ही नहीं है, रहना क्या, दिशा नहीं रहता, परिमाण सिर्फ रहता है। जैसे मैं कहूँ जाओ बाजार से 2 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है, तो आप गए बाजार में 2 किलो चीनी लेने। अब वहाँ पे गए तो आप कहेंगे ए दुकानदार वाले भैया 2 किलो चीनी दे दीजिए उत्तर दिशा में, नहीं दक्षिण, पूरा पश्चिम, ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना, मतलब दिशा वहाँ पे क्या भाई, 2 चीनी लेके चले आए बस, ठीक है। दिशा के दिखाने की क्या जरूरत है। तो वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का दिशा नहीं होता, लेकिन बल न्यूटन, ये मतलब ये बल जो होता है इसका दिशा होता है, ठीक है। तो ये सदिश राशि है। ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करिए, मतलब पहले पढ़े होंगे 11 में। देखिए अब हमें ये ज्ञात करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए अब हमें इस करंट कैरिंग वायर के मतलब के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड याद करना है, ठीक है। तो हमें इसके अनुसार हम यहाँ पे इसका नियम का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड दिशा ज्ञात करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। देखिए इसका नियम ये कैसे क्या होता है, तो देखिए आसान है। धारा को अंगूठा दिखाओ, धारा को ऐसे अंगूठा दिखाओ, ठाक ऐसे, ठीक है, और हाथ की उंगलियों को इस तरफ रखो जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होगा। देखिए इधर कर दे रहे हैं, अब इधर कर रहे हैं, तो जिस तरह से धक्का देंगे ऐसे इसे, ठीक है, उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जिस तरह धक्का देंगे उधर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे धक्का तो ऐसे ही देंगे ना कि ऐसे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देंगे तो ऐसे, इसको अंगूठा दिखाए और इसको धक्का दीजिए, ठीक है, तो वही उसका मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार से क्या कहते हैं, अंगूठे का नियम लगा के ऐसे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से करेंगे। देखिए ऐसे कर्व करेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे इधर आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए अगर कोई भी चीज़ मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ दिखा रहे हैं तो बोर्ड के अंदर दिखाएंगे ऐसे ऐसे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लंबवत अंदर की ओर होगा, तो लंबवत अंदर की ओर दिखाने के लिए कैसे बनाएंगे, उसमें छेद कर देंगे क्या, नहीं। या फिर लंबवत अगर धारा अगर नीचे की ओर रहता तो लंबवत बाहर की ओर रहता, तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो इसको बताने के लिए एक आसान सा तरीका है कि अगर लंबवत तल के अंदर की ओर है तो क्रॉस से दिखाएंगे, और लंबवत तल के बाहर की ओर है तो इसे डार्ट से दिखाएंगे। अब दादा रे ये कहा गया ऐसा सोच रहे हैं, नहीं बिल्कुल मत सोचिए, मैं हूँ ना बताऊंगा। देखिए ये क्रॉस है मतलब अंदर की ओर जा रहा है, डार्ट है बाहर की ओर आ रहा है, लेकिन इसे याद कैसे रखेंगे, भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाता था लेकिन अब नहीं भूलेंगे आप। देखिए राम का नहीं रावण का,
अरे किसी का भी धनुष ले आइए, धनुष नहीं उसका बाढ़, ठीक है, बाढ़, बाढ़ का काम है यहाँ पे, ठीक है। जो बाढ़ नहीं होता है, बाढ़ इस तरह से होता है, आगे नुकीला होता है और पीछे इस तरह से होता है। तो देखिए पीछे बाढ़ के पीछे जो तीर होता है उसके पीछे इस प्रकार से रहता है, ठीक है। जब ऐसे मारते हैं खचाक से, जब जाता है मतलब मारते हैं तो ऐसे मारिए, इसे छोड़िए, तो जब जाता रहता है तो जाता है तो किस तरह से, ऐसे अंदर की ओर इसे मतलब जाता है, खचाक से घुटता है तो किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो जाता है अंदर की ओर जाता है तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और अगर बाहर की ओर आता है, आता है ऐसे, तो आता है क्या दिखता है, नोक दिखता है उसका ना, तो जब आता है तो इस तरह से दिखता है, डांट दिखता है। तो समझ गए होंगे आई होप। अगर जाता है तो क्रॉस दिखेगा और आता है तीर तो डांट दिखेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पे वैसे ही यूज कर रहा हूँ उसी तरह से, ठीक है। तो बस अब इतना हो गया। अब देखिए हमें प्रूफ करना है, तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ, ठीक है। बी डी एल, वेक्टर बी के दिशा, देखिए वेक्टर डी एल, डी एल भी सदिश राशि है। अच्छा देखो, डी एल का दिशा सदिश राशि है तो उधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो डीएल का दिशा किधर भी आप ले सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। देखिए डीएल का दिशा अगर आप लूप पे इस तरह इधर की तरफ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो आप डीएल का दिशा भी ऐसे ऐसे ही ले लीजिए। और अगर आप इधर से ऐसे चल रहे हैं तो आप डीएल का दिशा भी इधर से ले सकते हैं, ठीक है। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का दिशा उधर ही रहेगा, जिधर ऐसा धारा जा रहा है तो अंदर की ओर होगा, अगर नीचे आ रहा तो इधर की ओर होगा। तो धारा तो अभी उधर की ओर जा रहा है, लेकिन हम डीएल का लेंथ इधर भी ले सकते हैं मतलब डायरेक्शन, और उधर भी ले सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन हम इधर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अगर वो उधर है और इसके डायरेक्ट विपरीत में लेंगे तो इनके बीच का कोण कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और 180 डिग्री आ जाएगा तो 180 डिग्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसको लेने पे मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव आता है और मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए नहीं लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से डीएल को उसी के डायरेक्शन में ही ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे कर्व है और उस पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रा करते हैं और दोनों टेंजेंट ऐसे उसी पॉइंट पे रहेंगे, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद करना है, मतलब डीएल और बी के बीच का कोण कितना है, 0 अंश है, ठीक है। तो अब देखिए दो वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो ए बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा आएगा, अगर क्रॉस करते हैं तो ए बी साइन थीटा आता है, देखिए ए बी कॉस थीटा आता है, ठीक है। अब देखिए हमें कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें और आगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये वेक्टर बी है और वेक्टर डी एल है, ठीक है। अब हम वेक्टर बी एल बी डॉट डी एल है तो इसको क्या कहेंगे, बी एल कॉस थीटा, ठीक है। बी डी एल कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 अंश है, ठीक है। तो 0 लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। हम ये एलएचएस से चल रहे हैं, आरएचएस प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, अब बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 अंश का मान कितना है, 1 होगा। तो डी एल देखिए बी जो है बी, अब देखिए बी का मान, बी का यही सूत्र अभी मैं याद मत कीजिएगा क्योंकि मैं भी इसको एकदम आसानी से डिराइव कर दूंगा, ठीक है। देखिए बी इनफाइनाइट लेंथ के वायर से अगर आर दूरी पे किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होगा, फिर से सुनिए, इनफाइनाइट लेंथ के कोई वायर करंट कैरिंग वायर से के कारण आर दूरी पे पी किसी पॉइंट पी या कोई भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है, तो उसका मान कितना निकला था, उसका मान बी बराबर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ठीक है, यही वाला निकला था। तो बी का मान यही होता है, इसमें सभी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, आई भी, म्यू नॉट भी और 2 पाई भी, ठीक है। तो ये सभी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई, अरे यार म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल करेंगे तो देखिए इसका कर ही देता हूँ एक बार, ठीक है। डी एल देखिए लाइन इंटीग्रल, अरे यार क्या, देखिए सरकमफ्रेंस लेना है, परिधि लेना है, वृत्त का परिधि नहीं जानते, अच्छा परिधि किसी का नाम, अगर नाम होगा तो बता दीजिएगा नीचे, मुझे बहुत ही तसल्ली होगी अगर आप बताएंगे, रिप्लाई देंगे, ठीक है, कि मेरा नाम परिधि है, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस अब नाम लूँगा, परिधि नहीं लूँगा। वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो वृत्त का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो यानी कि खच 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 अगर ऐसे ऐसे खच 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 ऐसे कटा हुआ है, ऐसे खच खच, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, और यहाँ पर भी इनटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। और 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया तो बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई आ गया, ठीक है।
अब यही प्रूफ हो गया मतलब सूत्र इनका प्रूफ हो गया। क्या आ गया? ऐसे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, ये इनका सूत्र आ गया। ठीक है बस अब हम फिर से देख लेते हैं। देखिए एम्पियर का नियम क्या था? एम्पियर ने बताया था कि अगर देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ऑन द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, यहाँ पे I1 I2 I3 जो होता है, ठीक है, वो भी, तो ये इनका नियम था। ठीक है, तो अब हम इनके नियम का यूज देख लेते हैं। इनके नियम के बहुत सारे यूज हैं, तो एक यूज हम अभी बता देता हूँ, इसी वक्त बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। चल अभी मिटाइए इसे, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। ठंडी में मिटता नहीं है यार, ये मिट गया भाई। देखिए अब एक नियम का इनका यूज है, देख लीजिए। ये ऐसे इनफाइनाइट लेंथ का है। अब हमें वही वाला b बराबर म्यू नॉट आई अपन 2πr हमें सूत्र दे रहा है करना। ठीक है, देखिए अभी हमें एम्पियर का नियम पता चल गया है। एम्पियर का नियम के अनुसार क्या होता है? इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें पता हो गया। ठीक है, बाई एम्पियर्स ला। ठीक है, अब यहाँ पे ये नियम हो गया, तो यहाँ पे बस ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसके कारण यहाँ पे ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो एक क्लोज लूप बनाया ऐसे। ठीक है, आर दूरी पे उस पॉइंट को इंक्लूड करके उसमें। ठीक है, अब देखिए अब हमें यही वाला नियम प्रूफ करना है। तो अब हमें करना क्या है? देखिए बी डॉट डी एल है, यहाँ पे बी डॉट डी एल है, तो हमें देखिए इन लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी, देखिए वेक्टर बी ऐसे लिखिए, बी वेक्टर डी एल। ठीक है, अब बी डी एल क्या हो गया? देखिए बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? इनके बीच का कोड है डी एल। देखिए एक चीज़ बताना भूल गया, देखिए डी एल जो है ये करंट एलिमेंट नहीं है, ये उसके लूप पर एक मतलब उसका लूप का एक एलिमेंट है, ना कि करंट एलिमेंट। जैसे बायो सेवर्ट के नियम में क्या था? बायो सेवर्ट के नियम में क्या था? ये हम करंट एलिमेंट यहाँ पे लिए थे ना, ऐसे जैसे था यार। अब बायो सेवर्ट का नियम नहीं पता है कि करंट एलिमेंट के अनुक्रमानुपाती और उस पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उसके बीच बने कोई मतलब ज्या यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बी बराबर क्या हो गया था? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यही वाला बायो सेवर्ट के नियम से पता चला था ना, तो ये इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये करंट एलिमेंट यहाँ पे था और वहाँ पे जो डीएल है वो क्या है? डीएल करंट एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे डीएल करंट एलिमेंट था, लेकिन वहाँ पे क्या है? लूप के ऊपर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए बस ये बताना था। कॉस थीटा हो गया ना, अब थीटा का मान कितना होगा? 0 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो का 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल करेंगे तो बी डी एल आ जाएगा। ठीक है, अब बी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, जो देखिए म्यू नॉट आई इधर चल रहा है ना, तो म्यू नॉट आई हो गया बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें बी कॉमन ले लेना है, बी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। डी एल लाइन इंटीग्रल करेंगे इसका, तो खस कटा है तो जोड़ देंगे डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल बराबर क्या हो जाएगा? 2π आर आ जाएगा। ठीक है, 2π आर आया क्या? ठीक है, ये अब ये यार रुक जाएगा, लाइन और लिख दूँ नहीं तो कन्फ्यूज आ जाओगे। बी आ गया, लाइन इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ से लिखता हूँ बी इंटू 2π आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बी बराबर निकालूँ म्यू नॉट आई अपन 2π आर। ठीक है बस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, बस अब इसके नियम के बहुत सारे यूज हैं, तो एक दो बस इतना अगर आप लिख देंगे तो 4 नंबर पा जाएंगे। 4 नंबर से में जनरली ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो ऊपर मतलब लाइक वाइक कर लीजिए। और एक बात और, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये ठीक है, अब आज से आप लोग प्रतिज्ञा कर दीजिए। प्रतिज्ञा किसी का नाम तो नहीं, प्रतिज्ञा नहीं हो भी सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए।